Hello students, welcome back to my channel Camphor Classes. So today we will discuss about last topic of our chapter carbon and its compound. So first of all हम वो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो लास्ट वीडियोस में मैंने आपसे पूछा था और उसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था टॉपिक को एंड आफ्टर दैट मैंने क्वेश्चंस पूछे थे आपसे। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। जिन लोगों ने आंसर दिए हैं वो अपने आंसर एक बार चेक कर ले और जिन लोगों ने नहीं दिए हैं उनको भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और कुछ चीज़ें शायद मैंने टॉपिक में इंक्लूड नहीं किया होगा, वो भी आप यहाँ से जान जाओगे, बट मोस्ट प्रोबेबली मैंने टॉपिक में सारी चीज़ें आपको बता दी थी। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ओके, सो फर्स्ट क्या है? कोवैलेंट कैरेक्टर, बी कार्बन फ्रॉम बॉन्ड टू फॉर्म्स बाउंड टू अदर कार्बन टू गिव राइज अ लार्ज मॉलिक्यूल, सी है मेल्टिंग प्रॉपर्टी एंड बॉइलिंग प्रॉपर्टी, डी है डबलेट टाइप कोवैलेंट बॉन्ड। सो मैंने आपको बताया था वर्सेटाइल नेचर के बारे में, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है कार्बन में, कार्बन फॉर्म बॉन्ड टू अदर कार्बन टू गिव राइज अ लार्ज मॉलिक्यूल, मेल्टिंग प्रॉपर्टी, बॉइलिंग प्रॉपर्टी, डबलेट टाइप कोवैलेंट बॉन्ड। डबलेट टाइप का मतलब क्या है? देखो, जैसे हीलियम है ना, तो हीलियम डबलेट करने के लिए, खुद को डबलेट करने के लिए ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है? या हाइड्रोजन और हीलियम है वो डबलेट बनाते हैं, बाकी सारे जो होते हैं ना वो ऑक्टेट बनाते हैं। तो आपको बताना है कि जो कार्बन है उसका वर्सेटाइल नेचर क्या है। क्या वो डबलेट बनाने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड, डबलेट पूरा करने के लिए करता है कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर ऑक्टेट पूरा करने के लिए? मैंने आपको क्या बताया था? ऑक्टेट के लिए करता है। सो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। कोवैलेंट कैरेक्टर तो होता ही है, पर वर्सेटाइल नेचर में मैंने क्या बताया था? देखिए, इसके साथ हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, ठीक है, जो है कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड टू अदर कार्बन टू गिव राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में बताया था कि कार्बन की जो क्या होता है टेट्रावैलेंसी, एक तो मैंने आपको बताया था, दूसरा मैंने बताया था कैटेनेशन के बारे में, जिसमें कार्बन क्या करता है, एक दूसरे के साथ इस तरीके से चेन फॉर्म करता है, यानी लार्ज मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा वो चाहे उतना ज़्यादा वो लार्ज मॉलिक्यूल बना सकता है इस तरीके से बॉन्डिंग करके, ठीक है? सो एक तो मैंने आपको ये बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं बी ऑप्शन के साथ, जो है हमारा कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड टू अदर कार्बन टू गिव राइज अ लार्ज मॉलिक्यूल। सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़ अ करेक्ट अबाउट कार्बन। कार्बन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फर्स्ट है इट फॉर्म्स स्मॉल चेन। नो, ये तो जितने चाहे उतने बड़े चेन बना सकता है। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी इट शोज कैटेनेशन। यस, मैंने आपको बताया था कैटेनेशन करता है, टेट्रावैलेंसी होती है, ये सब इसके वर्सेटाइल नेचर होते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सॉरी, कहाँ गया पेन? यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ऑप्शन ए, valency of carbon in methane is 4. Option B, C2H6 is a saturated carbon compound. Option C, CnH2n plus 2 is a formula of saturated carbon compound. मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में। सैचुरेटेड यानी एल्केन्स, तो आपसे पूछ रहा है क्या ये एल्केन का फॉर्मूला है? तो यस, ये एल्केन का फॉर्मूला है। C2H6 इज अ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्या C2H6 एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है? ये हम कैसे जानेंगे? ऐसे जानेंगे कि मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, यानी जो ये हमारा ये फॉर्मूला है, इसमें ये वैल्यू रखने पे क्या ये फिट बैठ रहा है? यानी CN की जगह अगर हम 2 रख दें ऊपर वाला, ठीक है, और H की जगह 2N, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6, तो यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, C2H6 इज अ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। एंड क्या मीथेन की वैलेंसी 4 होती है? मीथेन का मैंने आपको बताया था कि जब एक कार्बन हो और उसके ऐसे 4 बॉन्ड हो, सिर्फ सिंगल कार्बन हो तो उसको मेथ बोलते हैं, जब डबल कार्बन हो तो उसको एथ बोलते हैं। बताया था कि नहीं बताया था?
तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको मेथ बोलेंगे। ये रहा आपका मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, दिखा आपको। तो ये 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है। तो बोल रहा है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है। ऑब्वियसली 4 वैलेंसी है, तो यस, ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो हम किसके साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज करेक्ट। फर्स्ट, द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड इज अ मोर रिएक्टेड देन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, या बी, double bond carbon have more covalent bond than the triple bond, or C, unsaturated carbon compound is more reactive than the saturated carbon compound, D, double bond carbon and triple bond carbon has a equal number of covalent bond. No. So हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ। यानी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, साफ साफ ये लाइन मेंशन की हुई है कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से मोर रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एल्कीन। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया है कि इसमें से एल्कीन कौन सा है। आप देख सकते हो, मैंने आपको बहुत ही इजी वे बताया था एल्कीन का फॉर्मूला याद करने का, कि जितने होंगे हमारे कार्बन उसका डबल होगा हाइड्रोजन। दैट्स सिंपल। अब आप इस फॉर्मूले पे n की जगह 2, 3, 4 रख के देख लो कि आपका कौन सा आंसर है। तो सिंपली आपको यहाँ पर दिख जाता है कि 3 2 जा 6, यानी 3 का सीधा डबल है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। विच इज़ अ रिंग। मैंने आपको बताया था कि जब कोई हेड उसके टेल से वापस से जुड़ जाती है, यानी हेड टेल आपस में कनेक्ट हो, तो वहाँ पर रिंग फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जुड़ रहे हैं दोनों, नहीं जुड़ रहे हैं, यहाँ पर जुड़ रहे हैं दोनों, नहीं जुड़ रहे हैं। ये तो एक लीनियर लाइन है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। हाउ मैनी कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन अ बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेंजीन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। मैंने आपको ये पढ़ाया भी है, स्ट्रक्चर भी दिखाया है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। तो ये आ गए हम बेंजीन के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड सिर्फ डबल या सिंगल बॉन्ड ही नहीं पूछ रहा है, आपको कोवैलेंट यानी कि आपको सारे के सारे बॉन्ड काउंट करने हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी काउंट करने हैं और कार्बन कार्बन बॉन्ड भी काउंट करने हैं। सो देखते हैं कितने कोवैलेंट बॉन्ड हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये रहा हमारा 1, यहाँ पर हो गया 2, 3, सॉरी ये है 3, चलो 4 ले लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब हमें ये 3 डबल बॉन्ड भी तो लेने हैं, तो ये हो गया 13, 14, 15। सो वी हैव 15 कोवैलेंट बॉन्ड इन बेंजीन रिंग, करेक्ट। हाँ जी, तो करेक्ट है, हमारा आंसर क्या होगा, 15 कोवैलेंट बॉन्ड बेंजीन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली के अपडेट्स मिल जाएं, डेली के लेक्चर्स मिल जाएं। और अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, जो कि आज का हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो हम एक बार उस टॉपिक को देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आवर टुडेज टॉपिक इज़ आइसोमेरिज्म्स, ठीक है। तो आज हम देखेंगे आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमर्स क्या होते हैं। इससे आपके क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं, अभी उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ऑल इंडिया एग्ज़ाम 2015 में यानी 2015 में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे और बिल्कुल यही एग्जाम्पल्स पूछे गए थे जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सो आइसोमर्स क्या है, आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर मास एज वेल एज अ मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट्स। दैट मीन कि हमारा जो मॉलिकुलर फार्मूला होगा वो सेम होगा। हमारा मॉलिकुलर फार्मूला जब सेम होगा ना, तो मॉलिकुलर मास भी सेम होगा, ठीक है। मॉलिकुलर फार्मूला यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर कितने होंगे वो सेम होते हैं, और जब कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर सेम होंगे तो उनका मास अगर हम निकालेंगे तो मास भी सेम आएगा, क्योंकि जितने कार्बन होंगे उनका जो मास होगा, जितने हाइड्रोजन होंगे उनका जो मास होगा, वो दोनों में इक्वल होगा।
तो फिर डिफरेंट कहाँ होगा? डिफरेंट होगा उनके ओरिएंटेशन में, यानी उनके अरेंजमेंट में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है हमारा ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन मैंने आपको बताया था कि 4 कार्बन की जो चेन होगी उसको हम ब्यूट बोलते हैं, और जब हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर एल्केन वर्ड यूज़ किया जाता है। तो उसका जो सफिक्स होता है, जैसे आपके नाम में टाइटल लगता है वैसे ही आपको सफिक्स लगाना होता है। तो ब्यूट जो है ना, ब्यूट उसका नाम है और उसमें हम सफिक्स लगाएंगे। चूँकि सिंगल बॉन्डेड है तो उसमें ए एंड ई जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाता है? हमारा ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। तो ब्यूटेन में देखिए, ब्यूटेन में क्या है? 4 कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 और ये रहा 4। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 2 7 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे हो गए हमारे। कार्बन कितने हैं? 4, और ये 10 हाइड्रोजन होते हैं। अब यही जो नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है वो आपको यहाँ पर भी सेम ही मिलेंगे। यहाँ पर भी आप देखिए 1 1 1 2 3 और ये रहा हमारा 4, ठीक है। तो 4 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन देख लीजिए 3 3 6 और ये देख लीजिए 4 हुए ना, 1 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। तो 3 3 6 3 9 1 10। तो अभी भी हाइड्रोजन के नंबर 10 हैं और कार्बन के नंबर क्या है? 4 है। तो इसका हम जनरल फार्मूला लिखेंगे C4H10, ओके। और इसका भी जनरल फार्मूला हम लिखेंगे C4H10। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो दोनों के फार्मूले में कोई डिफरेंस है? नहीं है। सो दोनों के फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, तो दोनों के मॉलिक्यूलर मास में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब देख लेते हैं अरेंजमेंट की बात। ये बिल्कुल लीनियर है, और ये क्या है? लीनियर है। और एक मान लो ये कार्बन है, तो इसको उठा के हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। और जैसा मैंने आपको बताया था कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, तो हमें कार्बन की वैलेंसी को भी फुलफिल करना पड़ेगा। तो आप जब भी चेन बनाओ या आइसोमर्स बनाओ, सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखो कि आपका जो वैलेंसी है ना कार्बन की, वो बिगड़नी नहीं चाहिए। वो 4 है तो 4 ही होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपने 5 लगा दिया या कहीं 3 ही रखा है, तो ऐसा मत करना। आपको इसी बात का स्पेशली ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, हमने जब इसको यहाँ पर शिफ्ट किया तो यहाँ पर बचता है हमारा CH2, जो कि ठीक नहीं है वैलेंसी कार्बन की, तो इसलिए हमने यहाँ पर CH3 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर तो CH3 था ही, तो यहाँ पर भी CH3 है। अब ये CH3 यहाँ पर आ चुका है, तो ये भी CH3 है। अब वैलेंसी की दिक्कत किसको हुई? जिसके साथ ये CH3 जुड़ा उसकी थोड़ी सी बिगड़ गई, वहाँ पर 5 बॉन्डिंग हो गई। कार्बन में स्ट्रेन आ जाएगा, यानी कार्बन को टेंशन हो जाएगी, भाई वो 5 को हैंडल नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा? अपना एक हाइड्रोजन निकाल देता है, इस हाइड्रोजन को निकाल देता है ये, और ये हाइड्रोजन चला जाता है यहाँ पर जो CH2 है ना ये, तो ये CH3 बना देता है, और यहाँ पर CH2 होता है। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान देना है? कौन कहाँ से निकला, कैसे गया, कितना हाइड्रोजन निकल रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, ये सब के चक्कर में मत पड़ो। आप बस वैलेंसी मेंटेन करके चलना। वैलेंसी अगर मेंटेन होगी तो आपका फॉर्मूला या स्ट्रक्चर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इतनी सी बात आ गई समझ में? सो अब देख लेते हैं। अब इनका अरेंजमेंट तो हमने देख लिया कैसे डिफरेंस है, और वैलेंसी भी बिल्कुल सही है, ठीक। तो अब इनका थोड़ा सा हम 3D स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इनका कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि ये है कार्बन कार्बन कार्बन, जितने भी जो ब्लैक में दिख रहे हैं आपको वो सारे ही कार्बन है। यहाँ पर दिख रहा है कि चारों एक लीनियर फॉर्म में है, एकदम एक लाइन में है। और ये हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, तीसरा वाला यहाँ पीछे है, ठीक है। तो अब इस अरेंजमेंट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये 3 ही है एक लाइन में, और जो चौथा वाला कार्बन था वो यहाँ पे जुड़ चुका है, यानी दूसरे वाले के साथ जुड़ गया है। तो नाम ही चेंज हो गया यहाँ पर। इसका नाम था ब्यूटेन, इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन हो गया। तो बस यही क्वेश्चन और सेम यही एग्जाम्पल ब्यूटेन वाला आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है 2015 में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके आगे के लिए। और ये बेसिक कुछ फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ पे आपको करा रखे हैं, जिनको आप पढ़ लो तो आपको आगे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा।
सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। जब भी किसी कार्बन का चेन है, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन के चेन कितने तरीके के होते हैं। एक तो एल्केन होता है सिंगल बॉन्डेड, एक डबल बॉन्डेड होता है जिसको हम एल्कीन बोलते हैं, एक ट्रिपल बॉन्डेड होता है जिसको हम एल्काइन बोलते हैं। ओके, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो जितने भी कार्बन के चेन्स हैं उसमें अगर हम डिफरेंट ग्रुप को लगा दें, अब ये ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट एटम के बने हुए ग्रुप होते हैं। जैसे हो गया हमारा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनको घुमा फिरा के इनका अरेंजमेंट चेंज करके हम एक अलग ग्रुप फॉर्म करते हैं और उस ग्रुप को हम ऐड कर देते हैं हमारे मेन चेन में। ठीक है, यानी जो हमारा जो मेन कार्बन का चेन होता है, जैसे एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, उसमें हम इसको ऐड कर देते हैं। जब हम इसको ऐड करते हैं तो सडनली हमें क्या देखने को मिलता है कि अरे ये तो इनकी प्रॉपर्टी ही चेंज कर देता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो हमें कुछ ग्रुप्स पढ़ने हैं और वो उनकी प्रॉपर्टी को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ब्यूटेन ले लिया, ब्यूटेन में आपने एक ग्रुप लगाया हुआ है एल्डिहाइड, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग है। फिर आपने एक ग्रुप लगा दिया है अल्कोहल, उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई। और फिर आपने लगा दिया कीटोन, तो बिल्कुल वो जो मेन जो चेन है ना हमारी, वो बिल्कुल जो हमारी रूट चेन है, रूट कार्बन चेन है, वो बिल्कुल हमारी सेम है, बट उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज करने की वजह से उनकी कम्प्लीटली प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सब चेंज हो जाती। तो आइए देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या बता रहा है यहाँ पर। इट मे बी डिफाइंड एज एन एटम which largely determines the properties of a particular organic compounds। यानी कि फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पर्टिकुलरली क्या बताते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बताते हैं कि वो कैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है हमारा, ये आर जो है ना, जहाँ पे भी आर दिखाया हुआ है, ये आर है हमारे मेन चेन, यानी कि जो कार्बन का जो रूट चेन है। ठीक है, जिसमें हम किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं। ये एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन और एल्काइन भी हो सकता है, बट सपोज़ करो कि हम एल्केन लेकर चल रहे हैं फर्स्टली। ठीक है, तो हम एल्केन में कोई भी आप ले लो, ब्यूटेन ले लो, प्रोपेन ले लो, ठीक है, कुछ भी ऐसा ले सकते हो, इथेन ले लो। ठीक है, या 3 कार्बन की चेन होगी, 4 कार्बन की होगी, मतलब कुछ भी हो सकता है, आर का मतलब ऐसा चेन ही होगा। ठीक है, तो हम किसी ऐसे में हमने ग्रुप लगा दिया है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड यहाँ पर कार्बन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, कार्बन है। तो कार्बन है, उसके ऊपर डबल बॉन्ड O है और फिर हाइड्रोजन है। तो ये जो हमारा ग्रुप है ये पर्टिकुलर एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हमने किसी कार्बन चेन में लगा दिया, तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया, जैसे हम वैनिला बनाते हैं, वैनिला खाया होगा आपने, वैनिला केक खाया होगा जिसको हम केक में यूज़ करते, तो वैनिला एक्सट्रैक्ट बनते हैं इससे, अगर हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया तो। अब वही आर है हमारा, वही आर है, जैसे इथेन लिया था ना हमने, तो इथेन ही मान के चलो कि यहाँ पर भी इथेन ही है। चेंज क्या किया, चेंज यहाँ पर हमने इस ग्रुप का किया है, क्या कर दिया इस ग्रुप को, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं इसको। इसमें कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक तरफ OH ग्रुप लगा होता है, इसको हम COOH भी लिखते हैं शॉर्ट में। तो ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जब हमने लगाया तो क्या बन गया, देखिए जो हमारा रूट चेन था ना, वो तो हमारा इथेन ही था, बट इथेन में हमने एल्डिहाइड लगाया तो वैनिला एक्सट्रैक्ट निकल गया, जिससे हमने केक बना लिया। अब उसी इथेन में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को डाला, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया, तो वो टोटली विनेगर बन गया। विनेगर यानी सिरका, जो आप चाउमीन वाउमीन में डाल के खाते हो, या जिसको अचार के लिए प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, सिरका बन जाता है, यानी विनेगर बन जा रहा है। अब हमने इसी आर में यानी इथेन में ही OH ग्रुप ऐड कर दिया। OH इज़ आर फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। तो हमने अल्कोहल जब ऐड कर दिया तो वाइन बन गई, जो कि हम पीते हैं, इथेनॉल बन गया। ठीक है, हम जो ड्रिंक लोग करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो वो बन गया, यहाँ पर वाइन बन गई। अब उसी इथेन में यानी उसी रूट चेन में हमने क्या लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप कीटोन लगा दिया। अभी कीटोन क्या होता है, COR, कीटोन को हम लिखते हैं COR।
ओके, ये रहा हमारा CO और R। तो जब ये ग्रुप हमने लगा दिया तो यहाँ पर बन जाता है हमारा एसीटोन, यानी कि एसीटोन हो गया, जिसको हम नेल पेंट रिमूवर के लिए लड़कियाँ यूज़ करती हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे हमने फंक्शनल ग्रुप को चेंज किया वैसे वैसे उस रूट चेन की प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। भले ही हमने कोई एक ही रूट चेन ले रखा है, चाहे एल्केन में आप प्रोपेन लेके चलो, तो प्रोपेन में जब भी आप ग्रुप चेंज कर रहे हो तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर चेंज हो रही हैं। तो इस तरीके से ना किसी भी चेन की प्रॉपर्टी हम फंक्शनल ग्रुप से चेंज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और उससे हमारे इंडस्ट्रियल में कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फंक्शनल ग्रुप का एक छोटा सा देख लिया है क्या नहीं है और कितना हेल्पफुल है हमारी लाइफ में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम, वो कैसे होते हैं, उनका सिंबल क्या होता है और उनका नाम क्या होता है। तो ये रहा हमारा अल्कोहल। अल्कोहल का मैंने आपको बताया था OH ग्रुप होगा, सिर्फ OH इसका सिंबल है। और यहाँ पर देखिए हमने इथेन के साथ OH लगा दिया ना, तो क्या बन, मैंने आपको इथेन का एग्जांपल लेके बताया था, ठीक है, जो भी मैंने बताया आपको लास्ट पेज पे। यहाँ पे भी इसने इथेन का एग्जांपल लिया, यानी CH3CH2 दो कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है, तो इसको हम बोलते हैं इथेन। इथेन का एग्जाम्पल लेके बताया कि अगर अल्कोहल ग्रुप लगा देते हैं तो इथेनॉल बन जाता है। क्यों इथेनॉल बन गया इथेन से? क्योंकि इथेन, इसका जो अल्कोहल का जो टाइटल होता है, यानी जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं वो ऑल होता है, तो इथेन से अब इथेनॉल बन जाता है। ईथर्स देख लेते हैं। खैर ईथर मैंने आपको नहीं बताया है, तो इसलिए ईथर अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। आप देख लो, अभी एल्डिहाइड का मैंने आपको बताया है, तो एल्डिहाइड देख सकते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप मैंने आपको बताया है COH होता है, ठीक है, C11O और H। तो इथेनॉल बन जाता है, क्योंकि इसका जो सफिक्स होता है वो अल होता है, तो इसलिए ये क्या बन जाता है, इथेनॉल। ठीक, अब हम देखते हैं कीटोन्स। कीटोन का भी मैंने आपको बताया है CO ग्रुप लगेगा। तो जब भी ना हम इथेन में कीटोन लगा रहे हैं या प्रोपेन में लगा रहे हैं, इथेन में नहीं लगेगा, प्रोपेन में लगा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो आप कैसे हो रहा है, ये ONE लग जाता है। ONE 1 नहीं है ये, क्या आप 1 पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे। कीटोन्स को क्या पढ़ते हैं हम, यहाँ पे जब सफिक्स लगाते हैं ONE, तो ये प्रोपेन है। प्रोपेन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन। अब यहाँ पर लगाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको बताया था कि COOH भी लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर मिथेन में, यानी सिंगल कार्बन के साथ इसने ऐड कर दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड को, और यहाँ पर हमारा बन के तैयार हो चुका है इथेनोइक एसिड। ठीक है। एस्टर की बात कर लेते हैं, तो एस्टर होता है RCOR ग्रुप होता है, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल एथेनॉइड। तो बेसिकली आपको 1, 2, 3 एंड 4 यही 4 एग्जांपल्स देखने हैं। आप एक बार देख लेना, आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ के नहीं आओगे, मतलब आप अगर डाउट में नहीं रहोगे कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इतने से क्वेश्चन कर लोगे, और आपके सिलेबस में यही मेंशन है स्पेशली। आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस चैप्टर will be finished approximately. So our last topic is the homologous series. तो लास्ट टॉपिक क्या है, होमोलोगस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज क्या आफत है भाई, ये कहाँ से आ गया, देखते हैं क्या है ये। अ सीरीज ऑफ सिमिलर कॉन्स्टिट्यूट compounds in which members present have same functional groups, same chemical properties, and any two successive member in a particular series differ by CH2 unit. That mean कि आपका जो भी होमोलोगस सीरीज होती है वो सेम सीरीज होती है, सेम कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड होते हैं, बट उसमें क्या होता है, CH2 यूनिट का गैप होता है। जैसे अगर हम एल्केन की बात कर रहे हैं, तो एल्केन की बात करें तो जैसे हमारा है मीथेन, तो मीथेन के बाद जब इथेन आएगा तो उसमें कितना यूनिट का गैप होना चाहिए, CH2 का गैप होना चाहिए। ठीक है, एक कार्बन हम जोड़ रहे हैं, यानी एक CH2 जोड़ रहे हैं। कार्बन तो अकेले नहीं जोड़ता है ना, उसकी वैलेंसी भी तो फुलफिल करनी है भाई हमें, तो हम उसके साथ 2 हाइड्रोजन भी तो लेकर जाएंगे। तो इस तरीके से
अगर हम एल्काइन की बात करें तो वहाँ पे भी CH2 यूनिट का गैप होना चाहिए, अल्कोहल की बात करें तो वहाँ पे भी CH2 यूनिट का गैप होना चाहिए। तो ये एक तरीके की हमारी सीरीज बन जाती है जिसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, अब ये होमोलॉगस सीरीज है तो बहुत छोटा टॉपिक, बट इससे आपके कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वो कैसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लेगा फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, अगर आपसे पूछता है कि C3H8, ठीक है, इसका नेक्स्ट होमोलॉगस क्या होगा, नेक्स्ट होमोलॉगस कंपाउंड या नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज का जो कंपाउंड है वो क्या होगा। आपको बस क्या कर देना है, इसमें CH2 ऐड कर देना है। ठीक है, CH2 ऐड किया तो क्या बन गया, एक C था, एक और C ऐड कर दिया तो C4 हो गया। 8H थे, अभी 2 और हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो क्या बन गया, H10 बन गया। तो हमारे क्या बन जाता है, C4H10। दैट्स सिंपल। आपसे बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि इसका नेक्स्ट होमोलॉगस बताइए या नेक्स्ट 2 होमोलॉगस बताइए या इसका प्रीवियस होमोलॉगस बताइए, तो आप बता दोगे। ये रहा हमारा कुछ, यहाँ पे मैंने आपको चार्ट मेंशन कर दिया है, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये है हमारा CH4। इसमें जब हमने CH2 यूनिट को ऐड करा तो हमारा C2H6 बन गया। जब उसमें CH2 यूनिट को ऐड किया C3H8 बन गया, और उसमें CH2 को ऐड किया तो हमारा C4H10 जो मैंने अभी आपको बताया वो बन जाता है। सेम उसी तरीके से हम एल्काइंस में भी करते हैं। C2H2 हमारा एल्काइंस है, बेसिक एल्काइंस है, उसमें हमने यूज़ किया, ऐड किया CH2 को, फिर ये बन गया C3H4, फिर उसमें हमने CH2 को ऐड किया। तो हमें क्या मिल रहा है कि एक सिमिलर गैपिंग देखने को मिल रही है हमें CH2 यूनिट की। तो एक यूनिट का गैपिंग हमें देखने को मिल रहा है इन सारे फॉर्मूले में, जो कि एल्काइन सीरीज की बात करें या एल्केन सीरीज की बात करें। तो ये सारे एल्केन होमोलॉगस सीरीज कहलाएंगे, ये सारे एल्काइंस होमोलॉगस सीरीज कहलाएंगी, और ये सारे अल्कोहल के होमोलॉगस सीरीज कहलाएंगे। तो बस आपसे यही पूछेगा कि CH2 यूनिट कितने यूनिट को ऐड करते हैं, या तो ये पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा कि प्रीवियस होमोलॉगस एल्काइन का फॉर्मूला दे देगा, C2H2 एल्काइंस है और उसका इस एल्काइन का प्रीवियस या नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज बताइए क्या होगा। तो आपको मैंने बता दिया कैसे निकालना है, तो आप वो सारे क्वेश्चंस कर लोगे। आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। और आज इस चैप्टर का एंड है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। होमोलॉगस सीरीज इज़ द लास्ट टॉपिक विच इज़ मेंशन्ड इन योर सिलेबस, और उसके बाद आपके सिलेबस में नॉमेनक्लेचर वगैरह है नहीं, तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो गया आपका। अब इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको लेकर आऊँगी कल, और जो कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे मैं वो भी लेकर आऊँगी विद सॉल्यूशन। तो वो सब देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को प्रेस करना है और लाइक करना है, और जो भी डाउट्स हो आपके उसको कमेंट करना है। और हाँ, जब भी मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ तो प्लीज़ उसका आंसर आप कमेंट में दे दिया करिए, जिससे मुझे भी पता लगेगा कि आपको कितनी बातें समझ में आती हैं और कहाँ पे आपके डाउट्स हैं। तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।